स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि बार बार हम कंपैरिजन करते हैं चाइना के साथ। तो हाउ चाइना इज़ चेंजिंग इकोनॉमिकली और सोशली, वो कैसे चेंज हो रहा है, एंड हाउ चाइना इज़ मूविंग अप द वैल्यू चेन, एंड व्हाट आर नाउ द अंडरलाइंग चैलेंजेस फॉर इंडिया, और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया के पास, क्योंकि चाइना अपनी लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग से अब आगे बढ़ रहा है और वो वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है कुछ स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री में। उसमें से एक में तो वो बन भी चुका है, जो है ईवी, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन, AI, एंड इसके साथ साथ एग्रीकल्चर में भी मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना विद, एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना चाहता है विद द हेल्प ऑफ AI एंड होम ग्रोन AI। आई विल टेल यू तो कैसे हम इसको एज अपॉर्चुनिटी यूज़ कर सकते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर करने के लिए। साथ ही साथ कुछ कंस्ट्रक्टिव बट डिफरेंशिएटेड व्यू देखेंगे डॉक्टर रघुराम राजन का, कि कैसे हम इंस्टेड ऑफ गोइंग अगेन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जो बस हम मिस कर चुके हैं, उसके जगह हम एक काम ये कर सकते हैं कि अपने सर्विसेज सेक्टर को और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, हाई स्किल्ड जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे लोगों को ज़्यादा इनकम हो। तो कौन सा पाथ लेना चाहिए और क्या है चाइना की सक्सेस का राज, ये सब कुछ आज हम लोग समझेंगे। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ, आई एम एन इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी। आज शुरू करते हैं हम अपने चाइना टॉपिक से और ये देखते हैं कि हाउ इंडिया विल गेट द बेनिफिट्स और हाउ कैन वी बेनिफिट, क्योंकि वियतनाम भी है, इंडोनेशिया भी है, बांग्लादेश भी है, उसके बीच में हम अपनी जगह कहाँ बना सकते हैं। याद रहे यूपीएससी के लिए क्यों रिलेवेंट है ये, बिकॉज यहाँ हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी ग्रोथ रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, गवर्नमेंट बजटिंग यानी कैसे पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना है गवर्नमेंट को, सब्सिडीज़ की तरफ जाना है या फिर इंसेंटिव्स की तरफ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बातें होंगी कि मैन्युफैक्चरिंग इज़ बेटर और सर्विसेज, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हर जगह सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है, और इंटरनेशनल ट्रेड में कैसे इंडिया अपना जो परसेंटेज है ग्लोबल ट्रेड में, जैसे सर्विसेज में 4.5% है और गुड्स ट्रेड में मात्र 1.7% है, वो कैसे इंप्रूव कर सकता है और कहाँ इंडिया को फोकस करना चाहिए। क्या क्या ग्लोबल एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में जो इंडिया को प्रेरित कर सकते हैं, उसकी पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन सब के ऊपर, और साथ ही साथ क्या इकोनॉमिक थ्योरीज़ हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। और उससे साथ साथ एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो ये आंसर आप लिख पाएंगे। द क्वेश्चन इज, China's transition of the global value chain presents both opportunities and challenges for India's economic development. Critically analyze whether India should pursue manufacturing-led growth or focus on service sector expansion. किधर जाना चाहिए इंडिया को, and discuss the policy implication with suitable example. और ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आपके लिए, एग्जाम्पल्स वगैरह सब कुछ आज के क्लास में। एंड क्लास में आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू कि हमारा इकोनॉमिक्स ऑप्शन का बैच जुलाई का 31 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है, 31 जुलाई। और अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है एक हाई स्कोरिंग ऑप्शन में जिसका हाईएस्ट स्कोर 335 है और लगातार 300 प्लस आता ही रहता है, जिसका और यूपीएससी का हाईएस्ट इंटरव्यू स्कोर 215 इज ऑल्सो स्कोर्ड बाय स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। इसके साथ साथ प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स की बढ़ती हुई इम्पॉर्टेंस, 27 क्वेश्चन आए थे इकोनॉमिक्स से, और इसके साथ साथ यूपीएससी द्वारा लास्ट 10 साल का मोस्ट हाईली कंसिस्टेंट ऑप्शनल विथ हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो, तो हाईएस्ट मार्क्स इन ऑप्शनल, हाईएस्ट मार्क्स इन इंटरव्यू, उसके साथ साथ हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो और प्रीलिम्स में हाईएस्ट वेटेज। अगर आपको एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शन चाहिए जिसमें रटना नहीं है और ये आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़, पॉलिसी मेकिंग कैपेबिलिटीज़ को बेहतर करता जाता है, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। वाई आई एम टेलिंग यू टुडे दिस, क्योंकि देखो हमारी सेल एंड हो रही है 31 जुलाई को और हमारा बैच भी स्टार्ट हो रहा है 31 जुलाई को, महासंयोग है ये। तो गो फॉर द प्लैटिनम बैच ऑफ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, क्योंकि ये मार्केट में अवेलेबल किसी भी कोर्स में सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज़ मिलता है, और हम शुरू करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो आपको लेट नहीं करना है, आपको फर्स्ट क्लास से पहले पहले एडमिशन ले लेना है। यू विल जस्ट हैव टू शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स विथ मी। अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करिए, सर्च करना है टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे हिप्पोनॉमिक्स, एंड यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी विथ योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, या आप मेरे को मेल कर सकते हैं, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आपका एडमिशन प्रोसेस थोड़ा ईजी हो जाएगा। सो आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑन 31 जुलाई। लेट नहीं करना, टेक एडमिशन, विल मीट इन द क्लास।
अब हम बात करते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग माइग्रेशन की जो बात हो रही है, द ग्रेट मैन्युफैक्चरिंग माइग्रेशन, वो है क्या? मैन्युफैक्चरिंग माइग्रेशन बेसिकली मीन्स कि जो कंट्री पहले मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंट थी, जैसे चाइना, वो अब धीरे धीरे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉट सस्टेनेबल, वो धीरे धीरे चेंज कर रहा है अपनी इकोनॉमी को सर्विस बेस्ड, यानी हाई स्किल्ड सर्विस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ लेके जा रहा है। तो क्या करना चाहिए, क्या है इससे, क्या सीख सकते हैं और हम एडवांटेजेस कैसे ले सकते हैं? देखो, लीड गूज तो हमेशा, यानी कि द फ्लाइंग गीज थ्योरी का मतलब है कि जो लीड गूज है वो तो हमेशा से चाइना ही था, क्योंकि चाइना मूव कर रहा है एआई की तरफ, सेमीकंडक्टर की तरफ, ईवी की तरफ, बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, रोबोटिक्स की तरफ। ठीक, तो जो फॉलोइंग गीज है, यानी क्योंकि एक सेक्टर को चाइना छोड़ के दूसरे सेक्टर की तरफ आगे बढ़ रहा है, और पैंडेमिक के टाइम हमने देखा था कि द ओवरऑल डिपेंडेंस ऑफ कंट्रीज ऑन सिंगल सप्लायर जो चाइना था, उसकी वजह से कितना बड़ा इशू आया था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो अब कंट्रीज़ या कंपनीज देख रही हैं कि कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपैंड कर सकते हैं, और इसके लिए इंडिया, वियतनाम, बांग्लादेश, ये लेबर इंटेंसिव वर्क यानी लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बेहतर डेस्टिनेशन बन के आए हैं, क्योंकि यहाँ लेबर चीप है, पावर सप्लाई मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है, लैंड रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। बट ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि जो चीज़ें चाइना छोड़ रहा है, या कंपनीज चाइना +1 की तरफ जा रही हैं और चाइना दूसरी तरफ, उसका फ़ायदा हमें मिल सकता है। तो सौरभ मुखर्जी कहते हैं कि चाइना डजंट वांट टू डू सर्टेन थिंग्स एनीमोर, यानी पहले चाइना क्या करता था, क्योंकि वहाँ भी लेबर चीप है तो चीप लेबर मैन्युफैक्चरिंग करता था, बट अब चाइना वैल्यू चेन में ऊपर बढ़ रहा है। अब चाइना रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड कंट्री बनना चाहता है, जैसे यूएस है, ठीक है, अब उस वैल्यू चेन में वो जा रहा है, इसीलिए वो लो वैल्यू प्रोडक्शन, लो वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग, अनसस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग को धीरे धीरे छोड़ रहा है, खासकर जो एनवायरनमेंट पॉल्यूटिंग सेक्टर्स हैं, और मूव कर रहा है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और सस्टेनेबल सेक्टर्स की तरफ। तो इसमें डाटा पॉइंट्स अगर देखना है तो मैन्युफैक्चरिंग में इस समय चाइना में लगभग $7,000 पर ईयर वहाँ की पर कैपिटा है। वहीं इंडिया का देखा जाए तो इट्स अराउंड 1,800 पर डॉलर ओनली, यानी इंडिया हैज़ चीप लेबर इन कंपैरिजन टू चाइना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, टैरिफ का इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो यूएस चाइना के ऊपर खासा थोड़ा गुस्सा रहता है, तो चाइनीज़ गुड्स के ऊपर लगभग 150% की टैरिफ लग रहा है यूएस के साथ। वही इंडिया के ऊपर 27% का, वो भी अगर ट्रेड डील पूरी हो गई तो यह 27% हट के मात्र 10% रह जाएगा। तो ट्रेड इम्पैक्ट ट्रेड टैरिफ की वजह से भी है, क्योंकि टैरिफ इंडिया के ऊपर अगर कम रहेगा तो यूएस बेस्ड कंपनीज चाहेंगी कि वो इंडिया से मैन्युफैक्चर करे और यूएस में भेज सके, क्योंकि पहले तो चाइना से कर रही थी, और चाइना में अगर 150% का टैरिफ देना पड़ेगा तो यूएस में यूएस की कंपनीज के प्रोडक्ट्स ही महंगे हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि ना कि इंडिया की तरफ शिफ्ट हो लिया जाए। ठीक, तो चाइना का मास्टर प्लान क्या है, क्यों चाइना चेंज कर रहा है अपने आप को? क्योंकि बहुत सारे टेंशन हो गए हैं, यूएस के साथ टेंशन है, पोस्ट पेंडेमिक चाइना के ऊपर डिपेंडेंस लोग कम करना चाहती हैं कंपनीज और कंट्रीज़, और उसके साथ साथ वैल्यू चेन्स या ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। तो चाइना की इकोनॉमी भी एक स्ट्रैटेजिक चेंज की तरफ से गुजर रही है। तो पोस्ट कोविड देखा जाए तो चाइना लगभग $1.7 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करता है, ताकि वो अपनी डोमेस्टिक कैपेसिटी बिल्ड कर सके कोर मटेरियल्स में। डोमेस्टिक कैपेसिटी किस किस चीज़ में? एआई में, रोबोटिक्स में, एरोस्पेस में और न्यू एनर्जी व्हीकल्स में। इसके साथ साथ ईवी में चाइना ग्लोबल लीडर बनना चाहता है, जो कि वो है भी, खासकर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में 80% से ज़्यादा डिपेंडेंस दुनिया भर की चाइना के ऊपर है। आज अगर देखा जाए इंडिया में, तो इंडिया में एक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर आती है जिसका नाम है बजाज चेतक, उसकी मैन्युफैक्चरिंग रोकने के दिन आ गए हैं, क्योंकि चाइना ने कोर ईवी मटेरियल्स का इंपोर्ट बैन कर दिया है इंडिया के ऊपर। कोर ईवी मटेरियल्स, जैसे आपको मैग्नेट्स के ऊपर बैन लगा दिया है, जैसे आपको मैग्नेट्स के अलावा ईवी बैटरीज जो देता था, बैटरी सेल्स, उसके ऊपर बैन्स लगा रहा है। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर के लिए मैग्नेट चाहिए, उसके ऊपर बैन लगा रहा है। इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट हो रही है। तो चाइना अब एक उस स्तर पे जाना चाहता है जहां वो ग्लोबल डोमिनेंस के साथ साथ ग्लोबल जो डिसीजन मेकिंग है उसको भी इन्फ्लुएंस कर सके। तो सक्सेस मैट्रिक्स क्या क्या है? तो MIC का मतलब मेड इन चाइना 2025 के जो गोल्स थे वो अचीव कर चुका है चाइना इज़ द ग्लोबल लीडर इन एवी मैन्युफैक्चरिंग। चाइना सेमीकंडक्टर में सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जा रहा है। सेमीकंडक्टर क्यों? क्योंकि याद हो, जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला टर्म था तो कॉलकॉम जो चिप बनाती है मोबाइल के लिए,
सारे चिप्स एक्सपोर्ट को बैन लगा दिया था चाइना के साथ। तो चाइना में हुआवे जैसी कंपनीज के ऊपर बैन लगाया गया, तो हुआवे ने या और जो बाकी एमआई है, ये सब कंपनीज ने चाइना में होम ग्रोन सेमीकंडक्टर्स 5 नैनोमीटर तक बना लिया है। यूएस ने सोचा था कि कम से कम 10 से 15 साल हम पीछे ढकेल पाएंगे चाइना को, बट चाइना हैज़ रिजन लाइक फीनिक्स। 5 साल में उन्होंने अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा दिए हैं, नॉट एट पार विथ क्वालकॉम और स्नैपड्रैगन, बट स्टिल वो अब भी रेस में है और अगले 2 से 3 साल में वो अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग को फाइन कर सकते हैं और compete कर सकते हैं यूएस के साथ। सो चाइना नो लॉन्गर वांट्स टू बी द वर्ल्ड्स चीफ फैक्ट्री, चाइना वांट्स द डोमिनेंट पोजीशन लाइक यूएस, कि आई विल बी द डिसीजन मेकर नाउ, नॉट आई विल नॉट बी द प्राइस टेकर, आई विल बी द प्राइस मेकर। ये है चाइना का मास्टर प्लान। तो इंडिया के लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है? इंडिया की गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि क्योंकि हम PLI जैसी स्कीम्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो जिसमें $75 बिलियन है, और उम्मीद की जा रही है कि अगर चाइना +1 पॉलिसीज़ हम कायदे से इम्प्लीमेंट करते हैं इंडिया में, तो लगभग $300 बिलियन का पोटेंशियल है बाय 2030। टेक्सटाइल्स में अगर देखें हम तो $100 बिलियन का एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, यानी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकते हैं। ऑटोमोटिव में $200 बिलियन की अपॉर्चुनिटी है, खासकर कंपनीज लाइक फोर्ड जो बंद करके जा चुकी हैं इंडिया से, बट आज भी इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही हैं एक्सपोर्ट मार्केट के लिए। और केमिकल्स में हम देखें तो $500 बिलियन का ग्लोबल मार्केट में हम डोमिनेंस रख सकते हैं बाय 2030। बट हाँ, इन सारी मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है एनवायरमेंटल कंसर्न, बहुत बड़ा कंपोनेंट है, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। चाइना +1 स्ट्रैटेजी क्या कहती है कि एप्पल ने अपने 25% आईफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर लिया, इसके साथ साथ लगभग 20% का लोकलाइजेशन भी अचीव कर लिया है एप्पल ने, यानी लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ही खरीद रहा है एप्पल। सैमसंग ने $7 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं और एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री नोएडा में लगाई है। FDI ग्रोथ देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग FDI में लगभग 75% का ग्रोथ रहा है इंडिया में। अच्छा, तो केस स्टडी अगर हम देखते हैं तो चाइना +1 पॉलिसी जब से आई है तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो किसी कंट्री को मिला है तो वो है वियतनाम। चाइना से क्लोजनेस भी एक वजह है, और $40 बिलियन तक का एक्सपोर्ट्स बढ़ा है उसका टेक्सटाइल सेक्टर में। बट इसकी दूसरी वजह भी, ऐसा नहीं है कि वियतनाम में फैक्ट्रीज लगने का सिलसिला आ गया, नहीं। चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स आर स्मार्ट। उन्होंने क्या किया कि क्योंकि चाइना से एक्सपोर्ट करना महंगा पड़ रहा था, 150% का टैरिफ है, तो उन्होंने वियतनाम शिफ्ट किया, मतलब एक ट्रेडिंग कंपनी बना ली, अपने मैन्युफैक्चरिंग को पहले एक्सपोर्ट किया वियतनाम, वहाँ फ्री है एक्सपोर्ट, RCEP का मेंबर है, और वियतनाम से एक्सपोर्ट किया US को जहाँ पे टैरिफ कम था। दैट्स हाउ दे आर प्लेइंग, दैट्स वाई $40 बिलियन है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दिस स्टॉप गैप मेजर, इंडिया रिफॉर्म्स करके, खासकर लैंड रिफॉर्म और लेबर रिफॉर्म जो 1990 से पड़े हुए हैं, कर नहीं पा रहे हैं, अगर वो करता है तो इंडिया और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। जो चाइना जंप ले रहा है, मतलब इट्स अ क्वांटम जंप, क्योंकि 20-25 साल चाइना ने बहुत मेहनत की है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, AI, ऑटोमेशन में, अब उसका वो फल लेना चाहता है। तो अगर हम आज भी पीछे रह गए तो हम AI वाली रेस में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग रेस में तो हम बाहर ही हैं, सर्विसेज रेस में हम बहुत आगे हैं, बट हम AI की रेस में पिछड़ते जा रहे हैं। और अगर हम कैचअप नहीं किए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट इन AI इन इंडिया, तो हम फिर बहुत पीछे पिछड़ जाएंगे। और ग्लोबल वर्ल्ड पावर, जो सुपर पावर, डेवलप्ड इंडिया बाय 47 हमारा जो सपना है, वो पूरा होने में बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए हमको ये सब देखने की, समझने की ज़रूरत है। अच्छा, इन्वायरमेंटल कैच भी है, द डर्टी वर्क डायलेमा, क्योंकि जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग लगाते हैं, ठीक है, तो आप जंगल साफ़ करेंगे, उससे पॉल्यूटेंट होते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, और इसके साथ साथ ग्लोबल कार्बन एमिशन भी बढ़ता है बाई 855 मिलियन टन्स CO2। और देखा जाए तो आईफोन की अगर केस स्टडी देखें हम लोग, तो जो कंप्लीट रिलोकेशन की हम बात करें कि एप्पल का पूरा प्लांट इंडिया आ जाए, 25% का पूरा, तो इससे 100 लगभग दुगना कार्बन एमिशन इंडिया में हो जाएगा। जो कार्बन उत्सर्जन है इंडिया से, वो डबल हो जाएगा। और ख़ासकर उन जगहों पे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का ऑलरेडी बेस है, जैसे गुजरात जहाँ पे चिप मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, या सदर्न इंडिया जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जहाँ पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है, केमिकल इंडस्ट्री, बैटरी इंडस्ट्री, ये सब आएगी, क्योंकि ज़रूरत है ना, EV रेवोल्यूशन लाना है तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है, आपको अच्छे हाई क्वालिटी सेल्स की ज़रूरत है, तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा। तो अगर कुजनेत-कर को देखें, इन्वायरमेंटल कुजनेत-कर को अगर एक थ्योरी देखी जाए, तो ये देखा गया है कि जब भी
इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, तो धीरे 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 आपका पोल्यूशन बढ़ता है। और एक लेवल जाने के बाद, ठीक है, जब आप अपना टॉप अचीव कर लेते हैं, उसके बाद क्योंकि आप डेवलपमेंट के साथ साथ आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी देख रहे हैं, आप गुड टेक्नोलॉजी बना रहे हैं सो दैट एमिशंस कैन बी लोअर डाउन, तो आफ्टर अ लेवल इट स्टार्ट्स टू फॉल डाउन। इसको बोलते हैं कुज़नेट्स एनवायरमेंटल कर्व। तो ये कहता है कि इनिशियल डेवलपमेंट ईयर्स में पॉल्यूशन बढ़ता है, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जब आप अपने मैन्युफैक्चरिंग आपकी मैच्योर होती है, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बेटर मशीनरी की तरफ, तो एमिशंस आपके कम होने लगते हैं। तो इन्वायरमेंटल कैच जो है वो कुछ सालों के लिए होगा, जैसे 4 साल 5 साल के लिए, बट उसके बाद आप उसको कम कर पाएंगे। क्योंकि याद रहे कि हमको चाइना जो आज कर रहा है उसको कैचअप करने में हमको लगभग 5 से 10 साल लगेंगे। अगर आज से शुरू करेंगे तब, आज से शुरू करेंगे तब, क्योंकि हम ऑलरेडी पिछले 10-15 साल से जो ठोस रिफॉर्म होने चाहिए थे, लेबर रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, वो करने में असमर्थ रहे हैं। एग्रीकल्चर रिफॉर्म करने में असमर्थ रहे हैं। 1990 से सोच रहे हैं, आज तक नहीं कर पाए। तो हम देखते हैं कि इसकी वजह से जो असमर्थता है इंडिया की, क्योंकि हम रिफॉर्म्स नहीं कर पा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में ऑलरेडी हमारा बंटाधार है, हम 1.7% से ज़्यादा हमारा स्टेक नहीं है ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेड में। तो रघुराम राजन का कहना है कि जहां हम पिछड़े हुए हैं ऑलरेडी, उसके ऊपर फोकस करने से अच्छा है जहां हम बेहतर कर रहे हैं उस पर और फोकस किया जाए। जैसे क्यों चाइना छोड़ता जा रहा है चीप लेबर वाला काम, क्योंकि ऑटोमेशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री जॉब्स है वो उसको ऑलरेडी कम कर रहा है। जैसे जैसे एआई आएगा वैसे वैसे बेसिक जो कंप्यूटर वर्क्स जो कर रहे थे आज फैक्ट्रीज़ में ऑटोमेशन के बाद भी, वो नौकरी भी जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग, गो फॉर हाई स्किल्ड लेबर, दोज हु कैन वर्क इन सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर एआई, ऑटोमेशन, ड्रोन टेक्नोलॉजीज को इंप्रूव करने में जो हेल्प कर सके, जैसे सिंगापुर करता है, जैसे कोरिया करता है, जैसे चाइना करना चाहता है कि अब हम मैच्योर हो गए हैं, अब हमको लीप लेना है। इसके साथ साथ उनका कहना है, डॉक्टर राजन का, कि ग्लोबलाइजेशन का एरा अब खत्म हो चुका है, दिस इज़ द प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड एरा। सब कोई अपना अपना टैरिफ लगा रहा है, अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को कवर करना चाह रहा है, कंट्रोल करना चाह रहा है, और साथ ही साथ प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। इंडिया भी यही करता है, ऐसा नहीं है कि इंडिया टैरिफ नहीं लगाता, बट उसकी वजह से ये होता है कि आपको ग्लोबल मार्केट का एक्सेस मिलने वाला है नहीं आपकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इट्स बेटर डू थिंग्स इन सर्विस सेक्टर। और इंटेंस कंपटीशन है ही, वियतनाम, बांग्लादेश जैसी जो कंट्रीज़ है, वहाँ पे ना सिर्फ लेबर चीप है इंडिया से, बल्कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बेहतर है इंडिया से, सिविक सेंस ज़्यादा बेहतर है। और बांग्लादेश में ये देखा गया है, और वियतनाम जैसी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ में, वहाँ विमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है। इंडिया में 23-24% है, वहाँ 50-55% के आसपास है। एंड दैट्स अ बिग रीज़न कि वहाँ पे चीप लेबर आपको अवेलेबल है विथ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर लेबर इंटेंसिव सेक्टर। ठीक, तो अल्टरनेटिव विजन ये कहता है कि इंडिया को एक हाई स्किल्ड सर्विसेज पावर हाउस की तरफ जाना चाहिए, और इसको करने में हमें सिर्फ 2 से 3 साल लगेंगे। आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ दौड़ेंगे तो आपको 5 से 10 साल भी लग सकते हैं, बट क्योंकि हमारे पास सर्विसेज का बेस है तो हम 2 से 3 साल में वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो हम 10 साल लगा के मैन्युफैक्चरिंग से करेंगे। ये कहना है डॉक्टर रघुराम राजन का। टारगेट क्या करना चाहिए कि इंडिया में अपनी एनवीडिया, क्वालकॉम, चिप डिज़ाइनर जैसी स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाना चाहिए, जो डिज़ाइनिंग, हाई स्किल्ड सर्विसेज जैसे एआई, ऑटोमेशन की तरफ जाए और ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड कर सके दुनिया भर को, ना कि चीप लेबर की तरफ कि हम आज भी लेबर इंटेंसिव चीप लेबर कपड़े बना रहे हैं और फर्नीचर बना रहे हैं। वो हम कर सकते हैं, बट कुछ एक सेक्टर में हमको करना चाहिए, हर सेक्टर में हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। तो ह्यूमन कैपिटल क्राइसिस अगर देखी जाए, डॉक्टर रघुराम राजन ये बोलते हैं कि जो बात उन्होंने की उसकी बैकिंग क्या है। उसकी बैकिंग ये है कि आज अगर देखा जाए तो सिर्फ 20% ऐसे बच्चे हैं क्लास 3 के जो क्लास 2 की किताबें पढ़ सकते हैं, और पोस्ट पेंडेमिक ये देखा गया है कि प्री 2012 लेवल पे हमारी लर्निंग्स चली गई हैं, प्री 2012 लेवल्स पे, यानी कि हमारी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ कम हुई हैं, और इंडिया की लिटरेसी वियतनाम जैसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से काफ़ी कम है। तो डॉक्टर राजन बोलते हैं कि जो लैक ऑफ ह्यूमन कैपिटल है वो हमें लॉन्ग टर्म में वैल्यू एडिशन और प्रोस्पेरिटी क्रिएट करने में हैम्पर करेगा। क्योंकि आज अगर हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाए, क्योंकि आज हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, सबसे ज़्यादा यंग एज पॉपुलेशन है, 50% ज़्यादा 30 साल से कम लोग हैं। अगर आज हम उनको पढ़ा के स्किल नहीं किए तो लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी हम नहीं बना सकते। इसी के साथ साथ बात यह है कि हम कैसे अपनी पॉलिसी मिस एलोकेट कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर हाई स्किल्ड एजुकेशन, इंडस्ट्रियल
कनेक्शंस, इंडस्ट्री एकेडमिया, इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी कनेक्शन, हम सेमीकंडक्टर सब्सिडीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। $15 बिलियन की सब्सिडी है, जो कि हमारे एजुकेशन बजट से भी, हायर एजुकेशन बजट से भी ज़्यादा है। यानी हम अपने ह्यूमन कैपिटल को स्किल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उनको एक चीप लेबर की तरह ही देख पा रहे हैं। यानी वी आर नॉट लुकिंग एट आवर डेमोग्राफी एज डिविडेंड, वी आर लुकिंग देम एज अ पार्ट ऑफ चीप लेबर ओनली। अगर हम डिविडेंड की तरह देखते तो हम उनको पढ़ाते लिखाते, उनको बेहतर मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड करने की कोशिश करते, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बेहतर बन सके इंडिया में लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेरिटी के लिए। अभी हम बहुत ही मायोपिक व्यू लेके चल रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए और सवाल आपसे है कि क्या हम गलत प्रायोरिटीज़ पे जा रहे हैं, क्या हम गलत प्रायोरिटीज़ पे जा रहे हैं एज पर डॉक्टर राजन। सो एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी भी यही कहती है कि आपके जो इंटरनल ह्यूमन कैपिटल है, यानी ह्यूमन रिसोर्स है, जितना आप उसको स्किल करते हैं, अपग्रेड करते हैं उसके स्किल, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो खुद कमाएगा, खाएगा, खुद बना सकता है, कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, दुनिया भर में अपना नाम रोशन कर सकता है, और ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है एक देश में। आप एक अनपढ़ या कम पढ़ी लिखी, लैक ऑफ स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स के साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं देख सकते कंट्री का। फिर ये डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक कर्स बन के रह जाएगा। अब अगर हम देखें सर्विसेज लेड ग्रोथ मॉडल, तो राजन साहब का ब्लूप्रिंट ये कहता है कि हाई स्किल सर्विस यानी 6 मंथ की इंटेंसिव ट्रेनिंग दी जाए आईटी सेक्टर में सबको, ताकि वो आईटी ऑटोमेशन एआई के साथ फेमिलियर हो सके, और इसके साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंप्रूव करने के लिए नेशनल रिसर्च लैब्स एक्विप की जाए। गोल क्या होना चाहिए? इंडिया का अपना सेल्फ इनोवेशन कंपनी जैसे गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जैसे डीप सीक है चाइना में, एक एआई कंपनी, ऐसी कंपनीज इंडिया में भी डेवलप हों जो ग्लोबल वैल्यू चेन, ग्लोबल ऑडियंस को केटर कर सकें। एक यूट्यूब जैसी कंपनी हो। मिड स्किल डोमेस्टिक डेवलपमेंट, क्योंकि जब हम हाई स्किल डेवलप करेंगे तो मिड स्किल की ज़रूरत होगी। मिड स्किल सर्विसेज जैसे लॉजिस्टिक, ट्रक ड्राइविंग, प्लम्बिंग, कारपेंट्री, आज जो हम पूरी की पूरी अपनी गिग इकोनॉमी देखते हैं, चाहे वो ब्लिंकिट के लिए हो, चाहे वो ओला के लिए हो, ये सब सर्विसेज सेक्टर है। ये मिड स्किल डोमेस्टिक सेक्टर है। यानी ना सिर्फ हाई स्किल जॉब्स मिलती हैं सर्विसेज में, बल्कि लो और मिड स्किल जॉब्स भी क्रिएट होती हैं विदाउट हैम्परिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हम जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, बस हमें चाहिए प्रॉपर स्किल बिल्डिंग। अरे आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो अपने एजेंट्स, टूरिस्ट एजेंट्स को अगर आप स्किल करते हैं कि कैसे बातचीत करनी चाहिए आपको अपने टूरिस्ट के साथ, तो उसका बिजनेस और बेहतर होगा। अभी लोग अक्खड़ की तरह बात करते हैं, तो कभी कभी लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि बात करने नहीं आता है आपको। अगर हम उनको स्किल करें टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी में, तो ज़्यादा बेहतर कमा पाएंगे वो। सिंपल सी बात है। केस स्टडी अगर देखी जाए तो साउथ कोरिया का ट्रांजिशन मैन्युफैक्चरिंग टू इनोवेशन लीडर वाइल मेंटेनिंग टेक्नोलॉजिकल एज, यानी सैमसंग, एलजी जैसी जो कंपनीज़ है जो कभी मैन्युफैक्चरिंग होती होगी वहाँ पे कोरिया में, बट अब नहीं होती। अब वो चीप लेबर देखते हैं, उधर जाते हैं, वो सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट और हाई स्किल्ड इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको हाई वैल्यूज़ क्रिएट करनी है अपनी इकोनॉमी के लिए, ना कि लो वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना है। डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब की अगर बात करें तो इंडिया की 50% पॉपुलेशन 30 ईयर्स के अंदर है, वी नो। सो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है बाय 2050 इंडिया का ख़त्म हो जाएगा, यानी हमारी पॉपुलेशन बूढ़ी होती जाएगी। तो हमको ये समझना है कि जो ग्रोइंग वर्कफोर्स है वो प्रॉस्पेरिटी नहीं ला सकती जब तक उनको गुड जॉब्स ना मिले, उनको वेजेस ज़्यादा ना मिले, उनको इनकम ज़्यादा ना मिले। इसीलिए चाइना जो है वो अपने आप को चेंज कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग से हाई स्किल्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ। और ये थ्योरी कहती है, कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी ये बताती है कि जिस चीज़ में आपको ज़्यादा बेहतरी है, जो चीज़ आपको आती है, उसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अपना स्ट्रैटेजिक एडवांटेज इंप्रूव करना चाहिए। जैसे इंडिया का ह्यूमन कैपिटल है वो हमारे पास ज़्यादा है, तो अगर हम उसको स्किल करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं, एफिशिएंट बनाते हैं, ज़्यादा उसको मशीन यूज़ करना सिखाते हैं, उसको सॉफ्टवेयर चलाना सिखाते हैं, तो वो ग्लोबली ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा रादर दैन गोइंग फॉर लो स्किल्ड जॉब्स। लो स्किल क्या? मैन्युफैक्चरिंग, कि भाई बस आप किसी तरह तुम 5वीं पास कर लो और वो मैन्युफैक्चरिंग जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है उसके लिए तुम तैयार हो। अरे भाई है ही नहीं, जॉब्स ही नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में, तो कहाँ जाएगा वो? इससे बेहतर है कि अगर हम अपना एजुकेशन सिस्टम बेहतर करें और इंडस्ट्री रेडी बनाए लोगों को, तो वो ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी क्रिएट कर सकेंगे, ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकेंगे, इनकम क्रिएट कर सकेंगे अपने लिए भी और देश के लिए भी। सिंगापुर मॉडल यही कहता है कि वो एक हाई वैल्यू सर्विस हब है। ठीक है, हाई वैल्यू सर्विस हब, एआई, ऑटोमेशन, ये सब काम करता है, और बहुत ही सेलेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग है जो उसको लगता है कि ज़रूरी है उसके वर्क फोर्स के अकॉर्डिंग। हर जगह हाथ पैर नहीं मारा सिंगापुर,
बस उस सेलेक्टिव जगह जा रहा है जहाँ उसको मालूम है कि अगर इस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा. इफ़ यू गो ऑल आउट इन ऑल सेक्टर्स देन इट विल बी अ प्रॉब्लम एज पर द सिंगापुर मॉडल. तो सिंथेसिस क्या होना चाहिए, इंडिया का पाथ क्या होना चाहिए? सिंपल, स्ट्रैटेजिक मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, सिंगापुर से सीखो, जिसमें आप हाई वैल्यूज़ क्रिएट कर सकें. इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड सेक्टर्स में हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए. डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, असेंबली में नहीं. जैसे हम क्या करते हैं कि इधर से छोटे छोटे पार्ट्स मंगा लिए, इंडिया में असेंबल कर दिया, तो उससे वैल्यू नहीं क्रिएट हो रही. आपको वैल्यू क्रिएट करनी है तो डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. और ये मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक मार्केट ओरिएंटेड होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि दुनिया में प्रोटेक्शनिज्म बढ़ा है. सर्विस एक्सीलेंस, प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए, इंग्लिश हो या फॉरेन लैंग्वेजेस में. और इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट जो कि ओवरऑल ग्रोथ को सपोर्ट कर सके भारत के डेमोग्राफी की. ग्लोबल सर्विस डिलीवरी और नॉलेज इकोनॉमी इंडिया को अगले 20 साल में ग्लोबल लीडर बनने में हेल्प करेगा. जो आज हम बोलते हैं ना कि सुंदर पिचाई इंडिया का है, वर्ल्ड बैंक के सीईओ इंडिया के हैं. तो जब अगर हर जगह लोग इंडिया के हैं तो हमको ये देखना चाहिए कि और इम्प्रूव कर सकें हम अपने इस एजुकेशन इकोनॉमी को, नॉलेज इकोनॉमी को. और ह्यूमन कैपिटल का फाउंडेशन यानी एजुकेशन बजट को बढ़ाना होगा और हायर एजुकेशन को और बढ़ाना होगा, क्योंकि जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो बहुत बुरा है हायर एजुकेशन में. ऑल्दो इंक्रीजिंग बट इट्स स्टिल अनथर्टी, तो इट्स वेरी बैड. तो हमको वो सुधारने की ज़रूरत है. और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री को लिंक करने का प्रोग्राम, यानी स्टूडेंट्स को बाय द टाइम दे आर पासिंग आउट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी दे शुड बी इंडस्ट्री रेडी. तो जो 6 मंथ का आपको एक कोर्स, इंडस्ट्रियल कोर्सेज ज़रूर कराने चाहिए. और इसके साथ साथ कंटिन्यूअस स्किल अपग्रेड एज पर द रीसेंट टेक्नोलॉजीज सो दैट पीपल डोंट गो आउट ऑफ जॉब, कि ये बहुत ज़रूरी है. तो हमको दूसरा चाइना बनने की ज़रूरत तो नहीं है और इंडिया का यूनिक डेवलपमेंट पाथ बनाने की ज़रूरत है. वो जो $1 ट्रिलियन की हमारी ड्रीम है कि मैन्युफैक्चरिंग फोकस अगर हम करते हैं तो इसे ठीक है, इमीडिएट जॉब क्रिएशन तो होगा, खास कर लो स्किल्ड जॉब्स, एक्सपोर्ट ग्रोथ होगी, बट उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है. ऑटोमेशन रिस्क इसलिए है कि जितना AI आएगा उतना ज़्यादा यहाँ से जॉब लॉस होते जाएगी. तो अगर हम अगले 5 से 10 साल में इन्वेस्टमेंट करते भी हैं, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग बेस हमारा बहुत ख़राब है, तो हमें 10 साल लगेगा कम से कम उसको क्रिएट करने में. तो 10 साल के बाद टेक्नोलॉजी कहाँ चली जाएगी, कितना सस्ता हो जाएगा मैन्युफैक्चर करना विदाउट ह्यूमन कैपिटल, वी कांट से, क्योंकि AI इवॉल्व कर रहा है. उसी जगह अगर हम सर्विसेज लेड ग्रोथ की बात करें तो ये हाई वैल्यू एडिशन की बात करता है, सस्टेनेबल है, लॉन्ग टर्म में जॉब्स क्रिएट करेगा. तो इनिशियली तो लिमिटेड रहेगी जॉब्स, क्योंकि न्यूअर जॉब्स आर बीइंग क्रिएटेड, बट 3 से 5 साल का अगर सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट किया गया एजुकेशन, स्किलिंग एंड अपग्रेडिंग ऑफ स्किल्स में, तो ये जो जॉब्स हैं स्किल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से वो सस्टेनेबली लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे. क्योंकि आप पढ़ लिख जाएंगे अगर, कायदे से स्किल्ड होंगे इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, कि एक जगह नहीं तो दूसरी जगह, दूसरी जगह नहीं तो तीसरी जगह आपको जॉब मिल ही जाएगी. तो विनिंग फार्मूला क्या होना चाहिए? अ स्ट्रैटेजिक कॉम्बिनेशन. स्ट्रैटेजिक क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में वहाँ इन्वेस्टमेंट करिए जहाँ आपको फ़ायदा है, आपके डोमेस्टिक मार्केट को फ़ायदा है. आप दुनिया भर के लिए मत जाइए, आप अपनी डोमेस्टिक डिमांड देखिए और डोमेस्टिक में आपको जहाँ जहाँ फ़ायदा है आप वहाँ इन्वेस्ट करिए. और उसके साथ साथ जॉब्स क्रिएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, सो दैट एक क्वालिटी अपॉर्चुनिटी मिले कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी विथ हायर इनकम लेवल्स, क्योंकि डेवलप्ड होना है तो इनकम लेवल बढ़ानी है, तो वो हायर इनकम लेवल हम बना सकें. तो ग्लोबल पोजीशन क्या है? इनोवेशन हब एंड सेलेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग लीडर. दिस इज़ द कंक्लूजन कि हमको ये भी करना है और हमको सेलेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज लेड ग्रोथ, क्योंकि चाइना आगे निकल रहा है, आपसे आगे है, वो बहुत आगे निकल जाएगा. अगर आप अपनी सर्विसेज लेड ग्रोथ छोड़े, AI, ऑटोमेशन, ये सब छोड़े, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भागेंगे, हम फिर से 1980s में जाएंगे, तो फिर जो आज है जो आपका भविष्य बना सकता है, आप उससे दूर हो जाएंगे. वही भविष्य जो चाइना अब आज देख रहा है. आज चाइना कंट्रोल करता है दुनिया के EV मैन्युफैक्चरिंग को, आज चाइना कंट्रोल करता है AI को, आज चाइना कंट्रोल करता है रियर अर्थ एलिमेंट्स को, आज चाइना कंट्रोल करता है परमानेंट मैग्नेट्स को जो सिंक्रोनस मोटर्स में चलते हैं. ये वैल्यू चेन क्रिएट करनी है हमको ये इनवर्ड लुकिंग मैन्युफैक्चरिंग, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ सिर्फ नहीं देखना है. दैट्स ऑल आई एम सेइंग. सो व्हाट इज़ द कॉल टू एक्शन? द डेमोग्राफिक विंडो इज़ क्लोजिंग. अगले 20 साल में जो हम अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड देख रहे हैं वो कर्स हो जाएगा हमारे लिए. और अगले 2 से 3 साल में, यानी प्रेजेंट गवर्नमेंट के एंड आते आते, ये स्ट्रैटेजिक टाइम है जब गवर्नमेंट अपना फोकस स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में लगा सकती है इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑल आउट ऑन ऑल सेक्टर्स.
इस क्योंकि इकोनॉमिक थ्योरीज भी ये कहती हैं कि अगर आप कुछ कुछ सेक्टर को टारगेट करेंगे तो अगेन पेरिफेरल सेक्टर्स अपने आप धीरे धीरे डेवलप करते हैं। आप हर जगह कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इतना पैसा है नहीं। देयर इज़ ऑलवेज अ रिसोर्स क्रंच। द मैनेजमेंट ऑफ स्कार्सिटी इज इकोनॉमिक्स ओनली। ठीक है, तो व्हाट विल बी योर वोट, हमें क्या करना चाहिए? ये सवाल आपसे है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहिए, हमें सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए, या हमें स्मार्ट कॉम्बिनेशन देखना चाहिए स्ट्रैटेजिक मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्लोबल सर्विसेज की तरफ। स्ट्रैटेजिक मैन्युफैक्चरिंग फॉर डोमेस्टिक पर्पस एंड ग्लोबल सर्विस हब फॉर द ग्रेटर गुड, यानी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूचर। क्या लगता है आपको, हमको क्या करना चाहिए? सवाल आपसे है, डू कमेंट इट, लाइक दिस वीडियो अगर आज आपके नॉलेज में वैल्यू एडिशन हुआ है। मिलते हैं ऐसे वीडियोज़ में, बट याद रहे हाई स्कोर्स विल ऑलवेज बी विद इफ़ यू यूज़ द कोड HSLive ऑन माई इकोनॉमिक्स ऑप्शनल कोर्स दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 31 जुलाई। और इसी के साथ साथ ये सेल भी एंड हो रही है 31 जुलाई को, तो डोंट डिले, डबल धमाका सेल में प्लैटिनम बैच के लिए जाइए, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा साथ ही साथ NCERTs एंड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट। लेट मत करो, हिप्पोनॉमिक्स पे जाओ, कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करो तुरंत इस नंबर पे एंड गेट एडमिशंस इन इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं बाद में। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।